नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और जैसा कि आप जानते हैं आज भी हमेशा की तरह एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। उनसे ढेर सारी बातें होंगी, बहुत सारे विषयों के बारे में और एक खास विषय के बारे में बात होगी, वो है पत्रकारिता के बारे में। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के भूतपूर्व डीन शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉक्टर गोविंद सिंह। बहुत बहुत स्वागत करते हैं FM गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार रश्मि जी और तमाम श्रोताओं को भी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है FM गोल्ड के स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अक्सर जो है कार में चलते हुए सुनते हैं और FM गोल्ड ही सुनते हैं जी। तो इसलिए आज खुद अपने आप को यहाँ पा करके बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिल गदगद है जी। आप खुद पढ़ाते रहे हैं, बहुत एक लंबा करियर आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। कहाँ से आते हैं गोविंद सिंह जी? मेरा बचपन जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बीता है। पिथौरागढ़ से भी काफी आगे, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव है और जैसे पहाड़ी गांव होते हैं आमतौर पर, ऐसा गांव है जहां खेतीबाड़ी होती है मेनली। मेरा गांव तलहटी में है। क्या नाम है गाँव का? 100 गाँव, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि 100 गांव का एक गांव है बहुत छोटा सा। आज की तारीख में तो मुश्किल से जो है वो अब 50-60 की आबादी रह गई है, लेकिन जब हम बचपन में थे तो 150-200 लोग उसी गांव में रहते थे। तो गांव में ही जब मैं पहली क्लास में गया हूँगा तो पहली बार उस गांव में प्राइमरी स्कूल खुला जी। तो यानी उससे पहले हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था। प्राइमरी स्कूल के लिए हमारे से जो बड़े लोग थे उनको नदी पार करके दूसरे गांव में जाना पड़ता था। ये काली नदी की बात कर रहे हैं? नहीं, काली नदी तो बहुत बड़ी है। हमारी तरफ एक छोटी सी नदी है जो रामगंगा की सहायक नदी है, जिसको तड़केश्वरी नदी कहते हैं जी। तड़खेत नाम का एक गांव है, उसकी वजह से उसका नाम तड़केश्वरी रखा गया है जी। तो उस नदी के उस पार जो है स्कूल जाना पड़ता था। तो बरसात के दिनों में हम देखते थे, क्योंकि मैं तो हार्डली उस स्कूल में 1 महीने गया हूँगा, तो आम तौर पर लोग बरसात में नहीं जा पाते थे क्योंकि पुल नहीं था, तो या फिर तैर करके जाते थे और एक हाथ ऊपर करके उसमें झोला बस्ता अपना कपड़े पकड़ करके और एक हाथ से समझ लीजिए कि एक हाथ से चप्पू चलाते हुए तो उस पार जाते थे। तो बड़ा कठिन दौर था वो। और वहीं से मैंने प्राइमरी की, फिर बगल के एक स्कूल से मिडिल पास किया, 8वीं तक की पढ़ाई की, फिर थोड़ा कस्बे नुमा शहर से वहां से हाई स्कूल पास किया। उसके बाद में अपने बड़े भाई के साथ चंडीगढ़ आ गया। अच्छा। चंडीगढ़ में फिर बाकी कॉलेज की और विश्वविद्यालय की पढ़ाई की और इस तरह से विश्वविद्यालय से ही, मतलब इमरजेंसी के बाद वाला दौर है जब थोड़ा सा राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर सोचना, लिखना, पढ़ना ये सब शुरू किया, तो पत्रकारिता में जाने का मन हुआ। अच्छा। अदरवाइज मैं टीचिंग में भी तब भी जा सकता था क्योंकि पढ़ाई का रिकॉर्ड मेरा लगभग ठीक ठाक था। मेरे टीचर कहते थे कि तू टीचिंग में जा, लेकिन लिखने का शौक चढ़ पड़ा था तभी। और फिर मुझे लगा कि जहां आराम से फटाफट नौकरी मिल जाए ऐसी जगह जाना चाहिए, जहां सिफारिश लगानी ना पड़े ऐसी जगह। तो पत्रकारिता लिखना शुरू कर दिया था, तो उसी बीच जो है फिर पत्रकारिता में चला गया। अभी आपने कहा कि बचपन बीता कूदते फांदते जब स्कूल जाते थे, तो मेरी कल्पनाओं में वही एक ऐसा छोटा सा बच्चा आ रहा है जो कि बस्ता जो है वो कंधे पे लटकाए और दूर जो है पहाड़ियों पे कूदता फांदता वो स्कूल पहुंचता है। मैंने ऐसे बहुत दृश्य देखे हैं पहाड़ में। आज भी पहाड़ में बच्चे दूर दूर स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। हमें मुश्किल लगता है, लेकिन उन बच्चों के मन में इतना उत्साह है पढ़ाई के प्रति। अभिभावक इतने जागृत हैं, उन्हें पता है कि सब परेशानियों के बावजूद भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उन सुरम्य घाटियों का एक गीत मैं सुनवा दूं अपने श्रोताओं को। जरूर जरूर। और फिर ये बातचीत हम जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान।
लगता है कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। आईना आईना एक नाइट चुबिना एक नाइट इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमां आसमां आसमां। देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा। हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा। हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। गले से लगा लेगी तुमको खुशी, बदल जाएगी एक दिन जिंदगी। ये कदमों में छुप जाएगा आसमां, तुम जैसा कोई भी ना होगा यहाँ। आईना 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 एक ना एक ना एक ना छुबिना 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 एक ना एक ना एक ना। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमां। छू लेंगे आसमां। बहुत मीठा ये गीत था और हम वापस आते हैं पत्रकारिता की ओर, लेखन की ओर और शिक्षण की ओर। जब आपका रुझान हो गया था तो उसके बाद फिर मुझे मालूम है कि आप धर्मयुग से भी जुड़े रहे। बिल्कुल जब आपने शुरुआत की अपने करियर की, उसमें समय में जाइए जब आप बम्बई गए और भारती जी के साथ आपने बिल्कुल पत्रकारिता का जिसे क ख ग घ सीखा। जी जी हाँ, वो वाकई बहुत ही गजब का दौर था और पत्रकारिता के लिहाज से मुझे लगता है कि वो स्वर्णिम दौर था। जी, मैं जब एमए का छात्र था तो एक बार मैंने लेटर टू एडिटर लिखा धर्मयुग में। अच्छा। और वो लेटर टू एडिटर बाय चांस छप गया, उसमें संपादक के नाम पत्र में छप गया।
तो इतना उस पत्र की चर्चा हुई कि उस पत्र पर मुझे बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखे जी। और मेरे विभागाध्यक्ष जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने उस पत्र को काट करके बाकायदा नोटिस बोर्ड पर लगा दिया कि ये देखो ये पत्र लिखा जाता है करके। यानी धर्मयुग में एक पत्र भी छप जाए, एक चुटकुला छप जाए तो आप बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आप बहुत बड़े एक तरह से राष्ट्रीय ख्याति आपको मिल जाती थी जी। तो ऐसे में मैं पत्रकार तो बनना ही चाहता था, तो ट्रेनी जर्नलिस्ट का मैंने टेस्ट दिया और उन दिनों बहुत ही कम संभावनाएं होती थी पत्रकारिता में। सिर्फ 2-3 ही अखबार थे जहां थोड़ा ढंग की नौकरी थी या ठीक ठाक पैसे मिलते थे। तो ट्रेनी जर्नलिस्ट का इम्तिहान दिया, फिर उसमें सेलेक्ट हो गए, बम्बई पहुंचे और सचमुच मेरा मन वहां जाने से पहले सिर्फ धर्मयुग में ही काम करने का था। जो साहित्यकार है उनका जमावड़ा था वहाँ। जी, तो जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े पत्रकारों की, तो उस समय वहाँ जिसे कहते हैं ना स्टार पत्रकार, बिल्कुल 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 सही बात है। वहां तो मतलब एक कहानी आपकी छप गई तो लगता था कि आप पूरे राष्ट्रीय ख्याति के लेखक हो गए। मतलब पहले एक साप्ताहिक हिंदुस्तान था और एक धर्मयुग और एक सारिका, जहां कहानियां छपती थी ज्यादा, जो पेशेवर पत्रिकाएं थी उनकी बात कर रहा हूं। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में आपकी कहानी छप गई तो कहा जाता था कि इसके 5 साल लग जाते हैं धर्मयुग पहुंचते पहुंचते। अच्छा। यानी इतना ज्यादा महत्व उसका था। बल्कि मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में धर्मवीर भारती थे और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पसंद किया है, क्योंकि उनके जो पूछे गए सवाल थे उनका मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दिया। और फिर ट्रेनिंग के दौरान में वहीं मैंने काम किया। फिर उसके बाद जो है फिर नवभारत टाइम्स में भी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होते होते तक ये लगा कि धर्मयुग में रह गए तो फिर बम्बई ही रह जाना होगा जी। बम्बई में जीवन बहुत मुश्किल होता था, खास करके दूर दराज उत्तर भारत से गए हुए लोगों के लिए। अब मकान बहुत मुश्किल से मिलता था, किराए में भी बहुत असंभव जैसा होता था मकान मिलना, और जो खरीदने की तो बात ही नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में जो है मुझे लगा कि मुझे यदि दिल्ली जाना है वापस तो नवभारत टाइम्स चूज करना चाहिए जी। और यहाँ पर ये आकर्षण भी था कि जी। जब मन होगा वापस पहाड़ आसानी से चले जा बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जी। तो इसलिए फिर मैंने नवभारत टाइम्स चूज किया आखिर में, और भारती जी नाराज भी हुए उस समय, किया तुमने वहां चूज कर लिया और तुमको तो हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ था इसमें। और फिर नवभारत टाइम्स में रहे, और नवभारत टाइम्स में भी मुझे मेरी पसंद का काम जो है रविवार्ता का मिला, जो काफी साहित्यिक मैगजीन हुआ करती थी उन दिनों जी। संडे मैगजीन, 4 पन्ने का सप्लीमेंट हम लोग निकालते थे। तो उसमें जो काम कर रही थी एक लेडी, वो अचानक से उनको शादी के बाद अमेरिका जाना पड़ा, और मैंने जो है कोशिश करके अपने को उसमें ट्रांसफर करवाया, वरना मैं रिपोर्टिंग में मुझे डाला गया था। मैंने कहा कि मुझे पीएचडी करनी है। शाम को 6 बजे के बाद फोर्ट में ही बम्बई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, वहां जा करके अपना पढ़ाई करता था। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक वहां रहता था, फिर उसके बाद कमरे में जाता था जी। तो इसलिए मैंने कोशिश करके संपादकों से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके उनके रविवार्ता में अपनी पोस्टिंग ली, और फिर मैं 4 साल और वहां रहा। इस बीच मैंने नाट्य समीक्षा की वहां लगातार। मैं थिएटर जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते बहुत हैं। बढ़िया, वहाँ पृथ्वी थिएटर था, एनसीपीए था, छबील दास ऑडिटोरियम था, इप्टा वगैरह ग्रुप जो थे तो था ही। उसके अलावा बहुत सारा जो मराठी रंगमंच के तो छोटे छोटे हॉल वहाँ होते हैं जी। बहुत बढ़िया वहाँ थिएटर होता है, बहुत गंभीर नाटक वहाँ पे। बल्कि मैं कहूँ मराठी लोग खुद नाटकों के प्रति उनके मन में बहुत ही प्रेम है। वहाँ बहुत ज्यादा नाटक होता है और हर आदमी नाटक करना चाहता है, और नाटक की बड़ी इज्जत समाज के अंदर है जी जी। तो नाट्य समीक्षक का काम भी मैं करता था संडे के अलावा। मुंबई में आप रहे, 4 साल का प्रवास रहा, कभी हिंदी फिल्मों ने अपनी ओर खींचा, वो आकर्षण कभी हुआ? बहुत ज्यादा नहीं खींच पाए, क्योंकि वो दौर थोड़ा शायद दूसरा था और हम थोड़ा गंभीर प्रकृति के पत्रकार थे जी। बल्कि 1-2 लोग ऐसे थे जो मेरे जानने वाले थे वहाँ, जैसे मिसाल के लिए प्रेम चोपड़ा। अच्छा। प्रेम चोपड़ा चंडीगढ़ के थे, उनके बड़े भाई चंडीगढ़ में रहते थे, उनके बड़े भाई से हमारे परिवार की जान पहचान थी। तो उन्होंने नंबर दे दिया था, और प्रेम चोपड़ा को मैंने फोन भी किया। उन्होंने कहा कि एक दिन आ जाओ, पाली हिल्स में मैं रहता हूँ और फिर बात करते हैं। लेकिन मैं गया ही नहीं। मैंने कहा ये न कहें कि तुम यहाँ मेरा असिस्टेंट बन जाओ। तो मैं पत्रकार बनना चाहता था, साहित्यिक पत्रकारिता, गंभीर पत्रकारिता में ही मेरी दिलचस्पी थी। ये फर्क है कि आजकल बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो नवलेखन में भी हैं,
जो नए बच्चे हैं, क्योंकि अब जो हिंदी फिल्मों में पटकथा लिखना, कथा लिखना बहुत ही एक हम कहेंगे आकर्षक करियर है, और बहुत सारे साहित्यकार मैं देख रही हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखना चाहते हैं, और आप बिल्कुल उल्टा उसके की जान पहचान होते हुए भी जी। आप एक गंभीर साहित्य की तरफ ही आपको लगा कि मुझे यहीं पे टिकना है, जी, मुझे जी। वहां नहीं जाना। जी, असल में जानकारी भी नहीं थी, फिल्मों की तरफ बहुत ज्यादा रुझान भी नहीं था। हालांकि बम्बई में रहते हुए फिर गंभीर जो धारा की फिल्में उन दिनों बनती थी उस तरफ आकर्षण हुआ। जी, समानांतर थोड़ा वो- सिनेमा हाँ, उस समय समानांतर बहुत सिनेमा देखते थे, और लेकिन लोकप्रिय जो बम्बैया जिसको सिनेमा कहते हैं उस तरफ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर एक कुछ तो गीत सुनवा देते हैं और उसके बाद ये बातचीत जारी बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। हो उजाला या अंधेरा, कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन, पिया निभाना साथ मेरा। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हम, गरबा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बहुत मीठा ये गीत था। वापस आते हैं अपनी बातचीत पर। उसके बाद फिर क्या? फिर उसके बाद असल में मुझे थोड़ा सा भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता था, और दिल्ली आना चाहता था, दिल्ली आ नहीं पा रहा था, बम्बई में ही रह गया था, जिस वजह से मैंने नवभारत टाइम्स लिया वो नहीं हो पाया। खैर बाद में मैं हिंदी अफसर बन गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में। जी। बहुत बढ़िया नौकरी थी, कलकत्ता में मुझे जी। पोस्टिंग मिली, और पूरे ईस्टर्न रीजन का मैं इंचार्ज था अपने विभाग का। 3 साल वहां रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है। मैं पत्रकारिता में था और वही काम मुझे करना चाहिए, तो मैं फिर वापस दिल्ली आ गया। और दिल्ली में वापस मुझे देख करके हमारे नवभारत टाइम्स के संपादक ने कहा कि तुम लगता है कि तुम्हारा मन जो है लग नहीं रहा वहाँ। फिर वापस मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में बुला लिया गया, अच्छा। और मैं फिर सहायक संपादक बन करके फिर वही यहाँ आकर के मैं रविवार्ता का ओवरऑल संपादक बन गया था।
दिल्ली में संडे मैगजीन का प्रभारी बनकर के मैं वापस आ गया। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक बेचैनी सी रही कि पहले चंडीगढ़, फिर मुंबई, और फिर नौकरियां बदलते हुए कलकत्ता, वापस दिल्ली। जैसे कहते हैं आप कुछ तलाश रहे थे, क्या थी तलाश? वो तलाश तो कह सकते, छटपटाहट भी है। शुरुआत में तो मजबूरी थी, चंडीगढ़ पहुंचे तो मजबूरी थी, क्योंकि गांव में पढ़ने लिखने की सुविधाएं थी नहीं, और चंडीगढ़ मेरे बड़े भाई आ गए थे तो उनके साथ में हो लिया ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई चल पड़े आगे। तो चंडीगढ़ आना तो एक मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद जो है पहली नौकरी या उसके बाद की नौकरी पाना एक अलग चीज थी। लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से तलाश वाली बात है, क्योंकि अपने आप को हम लोग एक तरह से फर्स्ट जनरेशन पढ़े लिखे हैं अपने परिवारों के, तो हमारे पास कोई आधार नहीं, पीछे का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिताजी तो बर्मा में थे और मिलिट्री में थे, चाइना बॉर्डर पर जो है प्रिजनर ऑफ वार रहे जी। अच्छा। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड परिवार के हम हुए, इसलिए अपने आप को खोजना, अपने आप को तलाशना, मैं क्या कर सकता हूँ। ये लगता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अंत में कहाँ फायदा है ये पता नहीं था, मन कहाँ रमता है ये नहीं मालूम था। लेकिन अंततः 4 साल हिंदी अफसरी करने के बाद मुझे लगा, सरकारी नौकरी के बाद, कि मेरे लिए पत्रकारिता ही ठीक है, और मैं वापस पत्रकारिता में आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में। जी जी। कैसे थे वो दिन? आज के दिनों से कैसे उनको फर्क पाते हैं? वाकई वो दिन बहुत अच्छे थे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत गंभीर पत्रकारिता होती थी और कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज नहीं छप सकती थी। कुछ भी हमने गलत लिख दिया तो ढेर सारे पत्र आ जाते थे। संपादक थे हमारे नवभारत टाइम्स के राजेंद्र माथुर जी। वो मुझे लगता है कि आजादी के बाद के हिंदी के सबसे बड़े पत्रकार थे जी। बहुत ज्ञानी आदमी थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों की उनको बहुत गहराई से जानकारी थी। हर चीज वो बहुत बारीकी से समझते थे, जानना चाहते थे। आपको कुछ काम देंगे तो उसको बहुत बारीकी से उस पर नजर उनकी रहती थी। सुबह आ जाते थे, शाम तक वो रात तक वहां बैठते थे, एक एक चीज पढ़ते थे और तब जाकर के अपना लिखते थे। भाषा उन्होंने नई गढ़ी पत्रकारिता की, और हिंदी के मामले में बहुत बढ़िया उनकी हिंदी होती थी। उसके अलावा जो है कोई नई चीज आ जाती थी, नया मुहावरा आ जाता था, नया शब्द आ जाता था अंग्रेजी से, तो उसको वो हिंदी में लाने से पहले, हिंदी का कोई नया शब्द उसको देने की बजाय पहले अपनी चपरासी से पूछते थे, भाई ऐसा कहेंगे तो तुम्हारे गांव में क्या कहेंगे इसके लिए। वो भी कुछ कहता था, अपनी राय देता था, तब जाकर के फिर वो फाइनली अपने नए शब्द को रखते थे। तो इतने गहराई से शब्दों को, भावों को, विषयों को, जानकारियों को चुनना, समझना और व्यक्त करना, ये उसी समय के पत्रकारों की बात थी। आज की तारीख में माहौल बदल गया है और पत्रकार जो है व्यावसायिक ज्यादा हो गए हैं जी। तो उसके बाद वो समय आया कि आप भारतीय जनसंचार संस्थान से जुड़े, वो कब हुआ? नहीं, वो तो काफी देर में हुआ, काफी। भारतीय जनसंचार संस्थान में तो मैं अभी हाल में 3-4 साल पहले आया। तो शिक्षण की तरफ किस तरह से गए? हाँ, शिक्षण का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि पीएचडी मैंने बहुत शुरू में ही कर लिया था। 1985 में मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई थी। पत्रकारिता में? नहीं, हिंदी में, साहित्य में, निराला के ऊपर मेरी पीएचडी थी जी। और फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा सीनियर हुआ तो असिस्टेंट एडिटर बना, तो मुझे लोग अप्रोच करने लगे। एक तो मैं ऑलरेडी पीएचडी था, एकेडमिक की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट शुरू से था, तो YMCA में इवनिंग पत्रकारिता की पढ़ाई होती थी, वहां मैं पढ़ाने लगा। और फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में रेगुलरली पढ़ाने लगा। लगभग 10-15 साल तक मैं हफ्ते में एक दिन वहां पढ़ाने के लिए जाता था। मुझे लगता था कि मैं अपना जो गुरुओं से मैंने लिया है वो उससे उऋण हो रहा हूँ जी। तो ये एक उसके पीछे भाव था। और बहुत शुरुआत में जो आपके अध्यापकों ने जो कहा, भविष्यवाणी की थी कि आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, जी। वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर उन्होंने गुण देखे होंगे पढ़ाने के। बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो चाहत थी, असल में अध्यापक बनने की चाह थी मन में। लेकिन चूंकि जो नौकरी पहले ही मिल गई और अच्छी तरह से मिल गई, उसमें मैं चला गया। और उस समय पत्रकारिता एक ऐसी विधा थी जिसका तुरंत फल मिलता था जी। साहित्य में फल देर से मिलता है, वो दीर्घ प्रक्रिया है एक तरह से। लेकिन पत्रकारिता में जैसे आपने लेख लिखा तो तुरंत असर पड़ जाता है, खबर लिखी तो तुरंत उसका इम्पैक्ट
हो जाता है। जी जी। तो ये देखते हुए मैं पत्रकारिता की तरफ आया। बाद में जो है टीचिंग में गया, साउथ कैंपस में पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद 2011 में जब मैं उन दिनों हिंदुस्तान और कादम्बिनी मैगजीन का कार्यकारी संपादक था, तो अचानक से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली प्रोफेसर की, तो मैं डायरेक्ट प्रोफेसरशिप मुझे मिल गई वहां, और वहां चला गया था जी। तो 2011 के बाद में यूनिवर्सिटी सिस्टम में प्रोफेसर हूं। अभी तो खैर रिटायर हो गया हूं जी, लेकिन लगभग 13 साल में विश्वविद्यालयों में रहा। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से।
का जो पत्रकार आप लोग तैयार कर रहे हैं, नव पत्रकार, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनका भविष्य क्या है पत्रकारों का, और करियर के रूप में आप पत्रकारों को किस प्रकार से देख पा रहे हैं? देखिए, जो पहले पत्रकार बनते थे वो बड़े कमिटेड जैसे होते थे। मैं मोटे तौर पर 2-3 किस्म के लोग पत्रकारिता में देखता था। एक तो वो होते थे जो साहित्यकार बनना चाहते थे, जो लेखन की दुनिया में प्रवेश करना चाहते थे, ऐसे लोग पत्रकारिता में आते थे। दूसरा वो लोग आते थे जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते थे, जहां राजनीति में नहीं जा सके या राजनीति से किसी कारण से मोह भंग हो गया तो पत्रकार बन जाते थे। तो पॉलिटिकल सामाजिक मुद्दों पर कुछ करेंगे, वो लिखना शुरू कर देते थे। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में पत्रकार बनते थे। फिर उसके अलावा जो है कुछ समाज सुधार वाले लोग या दूसरे लोग, इस तरह के लोग भी आते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे, खास करके 1991 के बाद जब ज्यादा व्यावसायीकरण शुरू हुआ पत्रकारिता का, जब फैलाव भी हुआ, हमारी पत्रकारिता में बहुत विस्तार हुआ, तो तब से जो पत्रकार आने लगे वो उस तरह के कमिटेड नहीं है। अब एक ग्लैमर हो गया है एक तो, और किसी तरह से फिर पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले लोग भी पत्रकारिता में बड़े आ रहे हैं। धनोपार्जन भी है, यश प्राप्ति भी है, दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं। लेकिन इधर जो है ना, बहुत बड़ी संख्या में लोग सिर्फ नौकरी, सिर्फ पैसा कमाना या फिर सिर्फ ग्लैमर के लिए आने वाले लोग भी बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं। जी, हम लोग के समय तक भाषा पर बहुत कंसंट्रेट किया जाता था, भाषा ठीक ठाक होती थी लोगों की। जो भी पत्रकार बनते थे तो उनकी पहली शर्त तो होती थी कि आपको भाषा आनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भाषा नहीं आती बच्चों को, बिना भाषा ज्ञान के ही यहाँ पत्रकारिता में तो सबसे पहले कि भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए। निश्चित रूप से। और क्या एक पत्रकार के गुण होने चाहिए? देखिए, पत्रकार को सजग तो होना ही चाहिए, हर तरफ से अलर्ट होना चाहिए, और जो कुछ समाज में घट रहा है, देश दुनिया में घट रहा है, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके अलावा उस जानकारी को व्यक्त कर पाना और अच्छी भाषा में एनालाइज कर पाना, और एक विचार के रूप में विचार के साथ रख पाना। अब आज की तारीख में तो ये है कि अच्छे बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, और पूरी तरह से, एक तरह से अभिव्यक्ति के तमाम जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब की जानकारी आज होना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि पत्रकारिता जो है वो अलग अलग फील्ड्स में बंट गई है, और बंट भी गई है, जुड़ भी गई है। क्योंकि एक ही घराने से रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, अखबार भी हैं, सब चीजें साथ साथ हो रही हैं। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना
एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। आजकल के समय में पहले तो हम कहेंगे कि किसी माध्यम की जरूरत थी कि भाई पत्रकार होगा तो शायद प्रिंट मीडिया से जुड़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ेंगे या किसी टीवी के चैनल पर काम करेंगे, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है वो इतना बदल चुका है कि आपको किसी भी पटल की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक इंटरनेट का पटल मौजूद है, आप तरह तरह के वेबसाइट्स पर जाकर लिख सकते हैं, आप अपना खुद का चैनल एक बना सकते हैं, उसमें भी समाचार या जिस प्रकार के भी आप पत्रकार बनना चाहते हो, चाहे तो खोजी पत्रकार हो, चाहे वो एक घूमने फिरने या ट्रैवल पर लिखने वाले हो या एक फिल्मी पत्रकारिता करने वाले हो, वो सारा कुछ इस समय तकनीक ने बहुत सुलभ बना दिया है। ऐसे समय में आप क्या देखते हैं कि एक जो पत्रकार है वो क्या करियर के रूप में चुने और कितना आगे बढ़ सकता है? देखिए, जो पत्रकारिता की दुनिया है वो बहुत तेजी के साथ बदल रही है और बहुत फैल भी रही है, बहुत बढ़ गई है। अब जो रूप हम लोगों ने देखा था, जिस तरह की गंभीर पत्रकारिता की बात मैंने की शुरू में, वो पत्रकारिता अब नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का रूप बदल गया है। पत्रकारिता का जो मूल है वो तो है ही है, क्योंकि पत्रकारिता जो है एक तरह से समाज परिवर्तन का एक औजार है जी। और जानकारी देती है, बहुत सारे लोगों को जागरूक करती है। तो उसकी प्रिंट की बजाय टेलीविजन हो गया, टेलीविजन के बजाय सोशल मीडिया हो गया या फिर वेबसाइट हो गई, यूट्यूब चैनल हो गए, अलग अलग रूप उसके हो सकते हैं, मगर मूलतः जो है काम वही है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि आज की तारीख में ज्यादा संभावनाएं हैं, बड़ी तादाद में देश भर से विश्वविद्यालयों से बच्चे निकल रहे हैं, कहीं न कहीं उनका प्लेसमेंट हो ही जाता है साल के अंत तक आते आते। तो इस तरह से संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में बच्चे जो है मेरे ख्याल से यदि एमए कर रहे हो तो सेकंड ईयर तक आते आते एक तरह से उनको क्लियर कर लेना चाहिए कि उनको कहाँ जाना है, मतलब उनको रेडियो में जाना है कि उनको टीवी में जाना है कि उनको डिजिटल में जाना है या प्रिंट में जाना है। प्रिंट में अब भी संभावना है। अच्छा। आज की तारीख में भी पोस्ट कोविड दौर में हमको लग रहा था कि अब शायद प्रिंट खत्म हो जाएगा जी। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से आज भी प्रिंट की जो ग्रोथ है वो लगभग 2-3% तक चल रही है। टेलीविजन की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, टेलीविजन की ग्रोथ 5% है और रेडियो की ग्रोथ उससे भी ज्यादा है जी। रेडियो जो है एफएम मिला करके रेडियो की ग्रोथ पिछले 2023 के अंत तक 10% थी। तो इस तरह से जो है अनेक फील्ड्स जो हैं उन सभी फील्ड्स को ठीक से अध्ययन करके वहां अपने व्यक्तित्व और अपनी योग्यता उन सब का आकलन करते हुए ये समझ ले बच्चे हम कहाँ के लिए फिट हैं, कहाँ हमको ज्यादा संतोष मिलेगा जी। ये जो है यदि वो सोच ले तो मुझे लगता है कि वो आज की तारीख में बेहतर भविष्य का अपना चुनाव कर सकते हैं जी। आज के जो नए पत्रकार हैं, आप इतने सालों से लगातार काम कर रहे हैं पत्रकार के रूप में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से उनको पत्रकारिता करना चाहिए? किन मूल्यों को लेकर पत्रकारिता करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि मूल्य तो हर युग में लगभग एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता एक तरह से जनता के लिए होती है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो उसके लिए साहित्य है। लेकिन पत्रकारिता जो है साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ हम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए पत्रकारिता करते हैं और इस मूल बिंदु को न भूलते हुए यदि आप पत्रकारिता कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर के एक बेसिक कमिटमेंट पत्रकारिता के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर गोविंद सिंह कि ईमानदारी के साथ काम करें, मेहनत के साथ
काम करें, निष्पक्ष रहें, सटीक रहें, आपकी जवाबदेही हो, विश्वास हो और सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देकर अगर आप काम करते हैं तो ये पक्का है कि आप एक महत्वपूर्ण पत्रकार बन के उभरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ धन उपार्जन के लिए, यश प्राप्ति के लिए ही कार्य ना करें। अगर आप जमीनी तौर पर जुड़कर जो हम कहेंगे मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखकर उनके हितों को अगर प्रकाश में लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं आपके साथ इज्जत भी जुड़ेगी, धन भी जुड़ेगा और यश भी जुड़ेगा पत्रकार के रूप में ही। बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका इंतजार करते हैं जब वो बोलते हैं। तो ये वाकई एक ऐसा करियर है जो मुझे लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और जरूर इसे अपनाएं और आपको भी अपनी मंजिल जरूर मिले, जो आपकी तलाश है वो आपकी जरूर पूरी हो। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आप हमारे FM गोल्ड के स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आज के मेहमान इस कार्यक्रम के तहत अभी आप भारतीय जनसंचार संस्थान के डीन प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह से रश्मि कुकरेती की बातचीत सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो।
किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो,